कि लेस वेज रेट पर काम करने को रेडी होंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम। और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है तो दिस थिंग इनकरेज टू प्रोड्यूसर फॉर मोर प्रोड्यूस। ठीक है, उनको लगेगा कि अब अपन प्रोडक्शन करेंगे तो अपनी कॉस्ट आएगी कम और प्रॉफिटेबिलिटी होगी ज़्यादा, तो वो वापस प्रोडक्शन को इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे, बैंकों से लोन लेना स्टार्ट करेंगे एंड मोर वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट देना स्टार्ट कर देंगे। मोर एंड मोर वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगेगा तो लोगों की पर कैपिटा इनकम फिर से राइज करना स्टार्ट कर देगी। इनकम बढ़ेगी तो लोगों के कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ने लग जाएंगे। कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज द पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड फिर से बढ़ने लग जाएगी, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो वापस डिप्रेशन पीरियड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सपेंशन के अंदर। और एक्सपेंशन करते करते वो किधर चला जाएगा, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट मल्टीप्लायर और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, जो डिप्रेशन है वो वापस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, पीक के अंदर, प्रॉस्पेरिटी के अंदर। अच्छा, प्रॉस्पेरिटी के बाद में डिप्रेशन वापस कब क्यों आता है भाई, बात तो अपने को यही समझनी थी ना कि पीक आने के बाद में वापस, ठीक है, डाउन टर्न्स क्यों स्टार्ट हो जाते हैं, वापस इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होना, श्रिंक होना क्यों स्टार्ट कर देती है, हायर प्राइसेस। मार्केट में पीक पीरियड के अंदर प्राइस लेवल्स इतने हाई हो चुके होते हैं, ठीक है, कि जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है वो लो होने लग जाता है। ठीक है, ज्यादा प्राइस पर प्रोडक्ट मिलने से मार्केट में डिमांड्स क्या होने लग जाती हैं, कम होने लग जाती हैं। ठीक है, जितने भी ऑर्डर्स दिए हुए हैं कैपिटल गुड्स के या कंज्यूमर गुड्स के वो कैंसिल होने लग जाते हैं। ठीक है, जिस वजह से मार्केट में एग्रीगेट डिमांड का लेवल नीचे की तरफ आने लग जाता है, और एग्रीगेट डिमांड का लेवल नीचे की तरफ आएगा तो सीधी सी बात है, जितनी भी अदर एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, लाइक प्रोडक्शन है, एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, इनकम लेवल्स, नेशनल इनकम लेवल्स हैं, जनरल प्राइस लेवल्स हैं, ये वापस नीचे की तरफ आने स्टार्ट हो जाएंगे और कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। और कॉन्ट्रैक्शन घटते घटते जब अपने एक्सट्रीमली लो लेवल पर आ जाता है तो वापस डिप्रेशन आ जाता है। समझ में आई या नहीं? और ये केवल और केवल किसके अंदर पॉसिबल है, मार्केट इकोनॉमी के अंदर पॉसिबल है। प्योर सोशलिज्म के अंदर कोई बिजनेस साइकिल जैसी प्रोसेस नहीं होती है। ठीक है, अब बिजनेस साइकिल के फीचर क्या है, क्या क्या खास बात है बिजनेस साइकिल के अंदर, ठीक है, जो रियलाइज होती है। पहली बात है कि जो बिजनेस साइकिल है उसका रिलेशन किससे है, पीरियडिकली, मतलब कि बिजनेस साइकिल का रिलेशन होगा पीरियड ऑफ ए टाइम से। तो ये कौन सा वेरिएबल हो गया, ठीक है, सीधी सी बात है, बिजनेस साइकिल क्या है, फ्लो वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि सीधी सी बात, इसके नाम से ही पता चल रहा है, साइकिल, साइकिल का मतलब पीरियड ऑफ ए टाइम, और पीरियड ऑफ टाइम से डिनोट करोगे तो ये फ्लो होगा। दूसरी बात, जो बिजनेस साइकिल के दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि बिजनेस साइकिल की अलग अलग फेजेस होती हैं। कौन कौन सी, 4 फेजेस के नाम मैंने आपको बताए थे। एक पीक पीरियड होता है, कॉन्ट्रैक्शन पीरियड होता है, ड्रॉ पीरियड होता है, इसके बाद में, ठीक है, जिसको डिप्रेशन पीरियड बोलते हैं, और उसके बाद में एक्सपेंशन और रिकवरी पीरियड होता है। ठीक है, अच्छा, मैंने एक खास बात और बताई थी कि ईच पीरियड का जो टाइम डिस्टेंस है वो इक्वल हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि डिप्रेशन लंबा चल जाए, हो सकता है कि पीक पीरियड लंबा चल जाए, हो सकता है कि एक्सपेंशन काफी लंबे टाइम तक होता रहे, हो सकता है कॉन्ट्रैक्शन काफी लंबे टाइम तक होता रहे, या बहुत कम टाइम के लिए भी कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। तो किसी भी फेज का जो टाइम ड्यूरेशन है वो सेम हो, ये जरूरी नहीं है, सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन एंड ड्रॉ। These phases seldom display smoothness and regularity. The length of each phase is also not a definite. ठीक है, कि each phase की जो लेंथ है वो डेफिनेट हो, ये जरूरी नहीं है। इसके बाद में बिजनेस साइकिल जनरली ओरिजिनेट इन फ्री मार्केट इकोनॉमी। अभी मैंने बताया कि बिजनेस साइकिल केवल और केवल कौन से मार्केट में देखने को मिलेगी, फ्री मार्केट में। और फ्री मार्केट इकोनॉमी किसे कहते हैं, कैपिटलिज्म को। और कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है, क्या होता है कैपिटलिज्म, कल ही बताया था मैंने आपको। क्या, अरे मेरे नहीं समझ में आया इतना फास्ट, तो ये तो ऊपर से बाउंसर चला गया। अच्छा, ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ऑल द प्रोडक्टिव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। अच्छा, और क्या खास बात होती है, अच्छा, प्राइवेट सेक्टर की या कैपिटलिज्म के कोई 4 फीचर बता दो मेरे को। फ्रीडम ऑफ कंपटीशन, राइट टू कीप प्राइवेट एंटरप्राइजेज, और हाँ तो वो हो गया ना प्राइवेट एंटरप्राइजेज, और कंज्यूमर सॉवर्निटी, और अच्छा, कंज्यूमर सॉवर्निटी जो एक टर्म है, ठीक है, कौन से मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर इसको अवॉइड करते हैं अपन,
सोशलिज्म के अंदर नहीं, मार्केट स्ट्रक्चर बोल रहा हूं मैंने, 3 मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ाए आपको, ठीक है, परफेक्ट, इम्परफेक्ट और मोनोपोली। तो कंज्यूमर सॉवरेनिटी को अपन कहां पर अवॉइड करते हैं? मोनोपोली के अंदर। अच्छा, क्या केवल मोनोपोली के अंदर ही कंज्यूमर सॉवरेनिटी अवॉइड होती है और किसी मार्केट में नहीं होती है? अच्छा, मैं कहता हूं कि ओलिगोपोली के अंदर भी पॉसिबल है कि कंज्यूमर सॉवरेनिटी को अवॉइड किया जा सके। कैसे? अगर मार्केट के अंदर सभी ओलिगोपोली फर्म्स क्या कर लें, कोल्यूजन कर लें या अपना कार्टेल क्रिएट कर लें, तो वो कंज्यूमर्स को क्या कर सकते हैं, उनके सॉवरेनिटी को अवॉइड कर सकते हैं या उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिंक करते हुए याद रखें। तो इसका मतलब कि बिजनेस साइकिल की जो प्रोसेस है वो ओनली किसके अंदर रन करेगी? फ्री मार्केट इकोनॉमी में, यानी कि कैपिटलिज्म के अंदर ही रन करेगी। और क्या लिखा हुआ है देखो इसमें, disturbances in one or more sector get easily transmitted to the all other sectors। इसका मतलब कि अगर डिप्रेशन किसी एक सेक्टर के अंदर है तो वो धीरे धीरे ट्रांसमिट होकर अदर सेक्टर तक भी चला जाएगा। ठीक है, कल ही मैंने बहुत सारी कंडीशंस पढ़ाई थी, जैसे आईटी बबल बर्स्ट पढ़ाया था क्या, 2000 के अंदर हुआ था। ठीक है, आईटी बबल बर्स्ट का मतलब क्या था? वो भी एक डिप्रेशन पीरियड था, उसमें बबल बर्स्ट मतलब, जो बबल का मतलब यहां पर बूम पीरियड से है। आईटी सेक्टर 2000 के अंदर अपने बूम पीरियड के अंदर आया था। ठीक है, बट उसके ब्रस्ट होने का मतलब क्या था? सीधी सी बात है, वो सेक्टर फेल होने लगा। आईटी सेक्टर का फेल होने का रिजल्ट अदर सेक्टर्स के ऊपर भी पड़ा। कैसे? कोई समझा सकता है कि आईटी सेक्टर अगर फेल हो गया तो उसका इंपैक्ट दूसरा कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री के ऊपर कैसे पड़ेगा? खड़े होके बताओ, मेरे तक आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, सही बात है कि अगर मान लो कि आईटी सेक्टर का बबल ब्रस्ट हो गया तो आईटी सेक्टर वाले अपने क्रेडिटर्स को रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे, जनरली बैंक को रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे। बैंक के पास रीपेमेंट का अमाउंट नहीं आएगा तब तक वो दूसरे सेक्टर्स को लोन नहीं ले पाएगा। ठीक है, सॉरी, दे पाएगा। दूसरे सेक्टर्स को लोन नहीं मिलेगा तो उनकी ग्रोथ भी स्टेगनेंट रह जाएगी, पहली बात। दूसरा तरीका, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। सीधी सी बात है, आईटी सेक्टर के अंदर बबल ब्रस्ट होगा तो आईटी सेक्टर वाले जितने भी एम्प्लॉइज है वो अनएम्प्लॉयड होना स्टार्ट हो जाएंगे। वो अनएम्प्लॉयड होंगे तो उनके इनकम लेवल से कम होंगे, उनके इनकम लेवल कम होंगे तो सीधी सी बात है, मार्केट में वो कंज्यूमर ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल नेचर के गुड्स है उनकी डिमांड को कम करने लग जाएंगे। जैसे जैसे इनकम कम होगी वो मार्केट में ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड को कम करेंगे, और ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड कम होने लगेगी तो सीधी सी बात है, जिन जिन ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड कम होगी उन सेक्टर के अंदर प्रोडक्शन भी कम होने लग जाएगा। ठीक है, अदर सेक्टर्स के अंदर प्रोडक्शन कम होने लगेगा तो सीधी सी बात है, उन सेक्टर्स के अंदर भी अनएम्प्लॉयमेंट स्प्रेड होगा और उन सेक्टर्स के भी इनकम लेवल क्या होने लग जाएंगे? कम होने लग जाएंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि यहां पर यह बताना चाहता है कि फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर अगर किसी एक सेक्टर के अंदर बबल ब्रस्ट होता है तो उसका इंपैक्ट अदर सेक्टर्स पे भी देखने को मिलेगा और ऑल ओवर इकोनॉमी किसमें आ जाएगी? डिप्रेशन के अंदर। समझ में आ गई क्या? इसके बाद में फोर्थ इसका फीचर है, ऑल द सेक्टर्स आर एडवर्सली इफेक्टेड बाय द बिजनेस साइकिल। ठीक है, सम सेक्टर्स सच एज कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री एटसेट्रा आर disappropriately affected. Moreover, compared to the agriculture sector, the industry sector is more prone to the adverse effect to the trade cycle। अच्छा, मैं ये बोलता हूं कि एडवर्ट जो ट्रेड साइकिल है उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट कौन सी इंडस्ट्रीज के ऊपर पड़ेगा? जितनी भी ड्यूरेबल गुड्स इंडस्ट्रीज है और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज है। सही बात है क्या? अच्छा, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री पर ट्रेड साइकिल का ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा क्या? क्यों नहीं पड़ेगा? सीधी सी बात है, जो नॉन ड्यूरेबल नेचर के प्रोडक्ट होते हैं जनरली वो नेसेसरी नेचर के होते हैं। ठीक है, अगर कोरोना पीरियड के अंदर डिप्रेशन आ भी गया तो जितनी भी कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री है या फिर नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री है उनके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, देखो जो बिजनेस साइकिल है उसका ड्यूरेबल एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज के ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, सॉरी, डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा, जबकि बिजनेस साइकिल का जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स इंडस्ट्रीज होती हैं या नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज होती हैं उनके ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल, इकोनॉमी के अंदर प्रॉस्पेरिटी भी आ गई, ठीक है, तो भी जो नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री है उनके अंदर ज्यादा प्रॉस्पेरिटी देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि अगर कंट्री के अंदर इनकम लेवल्स बहुत हाई भी हो गए तो ऐसा तोड़ना है कि इनकम लेवल डबल होने पर आप कंजप्शन भी डबल कर दोगे, खाना डबल तो ना कर दोगे, दवाइयां डबल तो ना कर दोगे।
ठीक है, तो इसका मतलब एडवर्स इफेक्ट पड़ा, प्रॉस्पेरिटी आने पर भी इन सेक्टर के अंदर प्रॉस्पेरिटी देखने को नहीं मिलेगी। समझ में आई या नहीं आई? जबकि दूसरी तरफ अपन बात करें, अगर इकोनॉमी डिप्रेशन में आ गई तो भी इनके अंदर डिप्रेशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो नेसेसरी नेचर के आइटम है उनका कंजप्शन कभी भी स्टॉप नहीं होगा। तो इकोनॉमी अगर डिप्रेशन में आ भी जाती है तो भी इनके ऊपर कोई डिप्रेशन का इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, अगर पड़ेगा तो बहुत कम पड़ेगा। समझ में आ गई क्या? तो इसका मतलब बिजनेस साइकिल जो है वो नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स के ऊपर इंपैक्ट एडवर्स डालती है, जबकि डायरेक्ट इंपैक्ट किसके ऊपर होता है? ड्यूरेबल एंड कैपिटल गुड्स के ऊपर। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं बिजनेस साइकिल्स आर एक्सीडिंगली कंप्लेक्स फेनोमेनन, डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स। हर बार जो बिजनेस साइकिल के जो इंपैक्ट्स हैं वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर चलें ये जरूरी नहीं है। ठीक है, यानी कि बिजनेस साइकिल के कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिफॉर्म हो ये जरूरी नहीं है। They are caused by the varying factors, difficult to make an accurate prediction of the trade cycle before there occurs. ट्रेड साइकिल की जो स्टेज है, देखो मैंने ट्रेड साइकिल को प्रिडिक्ट करने के लिए 3 स्टेजेस बताई थी। कौन कौन सी? सॉरी 3 इंडिकेटर्स बताए थे। कौन कौन से थे? लैगिंग इंडिकेटर, सॉरी पहले आते हैं लीडिंग इंडिकेटर, लीडिंग के बाद में लैगिंग और उसके बाद में कॉनकरेंट। ठीक है, लीडिंग इंडिकेटर किसे कहते हैं आप? ठीक है, जो पहले से ही इस आपको असाइन करने लग जाएंगे कि आगे डिप्रेशन या प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, बट पहले से आप किसी भी सेक्टर को देखकर ये नहीं कह सकते, एग्जैक्ट ये नहीं कह सकते कि आगे इसका रिजल्ट ये होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो लीडिंग इंडिकेटर्स हैं वो आपको श्योर असाइन नहीं करते हैं कि आगे बिजनेस साइकिल की कौन सी स्टेज आने वाली है। फॉर एग्जाम्पल लीडिंग इंडिकेटर के अंदर आता है स्टॉक मार्केट, आता है नहीं आता? अगर फ्यूचर मान लो कि शेयर प्रेजेंट में शेयर्स की वैल्यू कंटिन्यूसली राइज कर रही है, ठीक है, तो इसको देखकर आप ये नहीं कह सकते कि फ्यूचर में प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। ठीक है, शेयर्स की वैल्यू तो तब भी राइज कर सकती है जब मार्केट के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाए? कम हो जाए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने से प्रॉफिट्स क्या होंगे? बढ़ेंगे, और जिन कंपनियों के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे सीधी सी बात है इन्वेस्टर्स उन्हीं के अंदर इन्वेस्ट करना चाहेंगे, और अगर कंपनीज के प्रॉफिट बढ़ते हैं तो इन्वेस्टर्स ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहेंगे, और इन्वेस्टमेंट बढ़ने के साथ साथ स्टॉक्स की वैल्यू भी क्या होने लग जाएगी? बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, तो इसको देखकर आप ये नहीं कह सकते कि फ्यूचर में प्रॉस्पेरिटी आएगी। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं वो एक्यूरेट हो। फिर इसके बाद में फेल्ट ऑन नियरली ऑल इकोनॉमिक वेरिएबल्स, साइज, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन, इंटरेस्ट रेट, ट्रेड एंड प्राइस लेवल्स। देखो बिजनेस साइकिल जो है इसका इंपैक्ट किन किन फैक्टर्स के ऊपर रियलाइज होगा? तो एक तो प्रोडक्शन के ऊपर रियलाइज होगा, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन, इंटरेस्ट रेट एंड प्राइस लेवल। यानी कि एक बिजनेस साइकिल अपना इंपैक्ट कौन कौन से वेरिएबल्स के ऊपर डालती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो किसके ऊपर डालेगी? आउटपुट के ऊपर, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड होती है बिजनेस साइकिल। एग्रीगेट डिमांड चेंज होगी तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? आउटपुट पर, और आउटपुट का इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ता है? एम्प्लॉयमेंट पर, और एम्प्लॉयमेंट का इंपैक्ट, ठीक है, आउटपुट रिड्यूस होंगे या इंक्रीज होंगे तो इसका इंपैक्ट एम्प्लॉयमेंट प्लस इन्वेस्टमेंट, और एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट का इंपैक्ट पड़ता है इनकम के ऊपर, और इनकम का इंपैक्ट पड़ेगा किसके ऊपर? है कंजप्शन। ठीक है, और कंजप्शन का इंपैक्ट किसके ऊपर होता है? इंटरेस्ट रेट एंड प्राइस लेवल। ठीक है, इसके बाद में बिजनेस साइकिल्स आर कंटेजियस एंड आर इंटरनेशनल इन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, यानी कि जो बिजनेस साइकिल जो है वो कंटेजियस मतलब आपकी डोमेस्टिक भी हो सकती है और इंटरनेशनल भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 टू 1932, सुना है नाम? कहां पर आया था? यूएसए के अंदर, बट उसका इंपैक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में दिखाई दिया था। क्यों? बिकॉज ऑल द इकोनॉमीज आर इंटर रिलेटेड थ्रू द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। सभी इकोनॉमीज जो हैं वो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के थ्रू एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। एक इकोनॉमी के अंदर अगर डिप्रेशन आ गया तो उसका इंपैक्ट किस पर दिखाई देगा? अदर इकोनॉमीज के ऊपर भी दिखाई देगा। दैट्स व्हाई इट इज स्टेटेड बिजनेस साइकिल कैन बी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। ठीक है, आगे देखें। डोमेस्टिक है, जैसे मान लो कि आईटी सेक्टर हमारी कंट्री के अंदर डूब गया तो उसका इंपैक्ट हमारी कंट्री तक ही रियलाइज हुआ। ठीक है, अगर हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड नहीं करते हैं तो उस सेक्टर के डिप्रेशन का इंपैक्ट आपकी कंट्री के अंदर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, बट रीसेंट टाइम के अंदर कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिसका आप इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड नहीं करते। ठीक है, क्योंकि एक सेक्टर का इंपैक्ट दूसरे सेक्टर पर पड़ेगा, और हो सकता है दूसरा सेक्टर क्या कर रहा हो? इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कर रहा हो। ठीक है,
और और इसके जो रिजल्ट होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, सीरियस कॉन्सिक्वेंस होते हैं, मतलब सीरियस रिजल्ट्स लेकर मतलब सीरियस रिजल्ट्स कैरी करता है। इसके बाद में आता है कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल के कॉजेज क्या क्या हैं? तो जनरली बिजनेस साइकिल के दो कॉजेज होते हैं, इंटरनल कॉजेज और एक्सटर्नल कॉजेज। इंटरनल कॉजेज किसे कहते हैं? जो कंट्री के इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट इनकी वजह से क्रिएट होते हैं या एग्रीगेट डिमांड की वजह से क्रिएट होते हैं। ठीक है, ये तो सारे हैं इंटरनल कॉजेज। और एक्सटर्नल कॉजेज क्या है? जिसका रिलेशन हमारी इकोनॉमी से नहीं है, किसी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की इकोनॉमी से है, वो है सारे एक्सटर्नल कॉजेज। इंटरनल कॉजेज के फैक्टर याद कर लो। इंटरनल कॉजेज में सबसे पहला क्या आता है? ठीक है, इफेक्टिव डिमांड, मतलब एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड चेंज हो गई, ठीक है, तो वो इंटरनल कॉज है। सेकंड थिंग है फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट। मैंने क्या बताया था? एग्रीगेट डिमांड को सबसे पहले इफेक्ट कौन करता है? इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही वो फैक्टर है जो सबसे ज्यादा मूवेबल है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इजीली राइज हो सकती है और डिमिनिश हो सकती है। तो सेकंड फैक्टर किसको कंसीडर किया है? इन्वेस्टमेंट। थर्ड फैक्टर क्या है? वेरिएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ठीक है, किसी भी इकोनॉमी के अंदर कंजप्शन जल्दी से चेंज नहीं होता है, बट गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग्स को चेंज कर सकती है। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसियां बनाई है, जैसे ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो भी इंटरनल फैक्टर है। और इसके बाद में आता है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब, मनी सप्लाई को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई। आरबीआई का दूसरा नाम क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक। और इसका तीसरा नाम क्या होता है? अपेक्स बैंक। चौथा नाम क्या होता है? नहीं पता? मॉनेटरी अथॉरिटी। याद रखना, किसी भी कंट्री की मनी सप्लाई या कंट्री की क्रेडिट सप्लाई को कंट्रोल करने का कंप्लीट राइट किसके पास होता है? उस कंट्री के सेंट्रल बैंक यानी कि मॉनेटरी अथॉरिटी के पास। ठीक है, वो मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए कुछ, ठीक है, मेजर्स का यूज करता है। आपने पढ़े होंगे क्वांटिटेटिव मेजर्स और क्वालिटेटिव मेजर्स। ठीक है, तो मनी सप्लाई के अंदर अपने को वही पढ़ने हैं। फिर इसके बाद में आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर आता है द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडर्स। कई बार क्या होता है, ट्रेडर्स की जो साइकोलॉजी है वो भी इकोनॉमी के अंदर डिप्रेशन और प्रॉस्पेरिटी क्रिएट कर सकती है। जैसे कई बार ट्रेडर्स को ऐसा लगता है कि फ्यूचर में हमारे प्रोडक्टों की डिमांड कम होने वाली है, तो वो ऑलरेडी प्रोडक्शन करना क्या कर देंगे? कम करेंगे। और प्रोडक्शन कम करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने से इनकम लेवल फॉल होने लग जाएंगे। इनकम लेवल फॉल होते ही ऑटोमेटिकली एग्रीगेट डिमांड फॉल होगी। एग्रीगेट डिमांड फॉल होते ही डिप्रेशन आ जाएगा। समझ में आ गई क्या? इसके बाद में एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर में क्या दे रखा है? पहला वॉर। ठीक है, ये कोई इकोनॉमिक फैक्टर नहीं है। ठीक है, दो देशों के बीच में लड़ाई होगी, उसका रिजल्ट हमारे यहां पड़ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई थी और इंडियन स्टॉक मार्केट की वैल्यू कम होने लग गई। किस वजह से? क्योंकि बिजनेस साइकिल का एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये क्या होती है? इंटरनेशनल इन कैरेक्टर होती है। ठीक है, एक कंट्री के दो कंट्रियों के बीच के वॉर का इंपैक्ट अदर कंट्रीज के ऊपर भी पड़ेगा। ठीक है, वॉर के बाद में क्या दे रखा है? पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। अब एक बार लड़ाई हो गई तो दोबारा रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपने नोटिस किया होगा कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में यूक्रेन को अच्छे से मसल दिया उसने, नहीं क्या? तो वहां पर जितना भी हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हुआ है, अब गवर्नमेंट क्या करेगी? उसको रिकंस्ट्रक्ट करेगी। और रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को हैवी स्पेंडिंग्स करनी होंगी, और उन स्पेंडिंग्स की वजह से वापस इकोनॉमी में क्या आने लग जाती है? रिकवरी। समझ में आ गई क्या? इसके बाद में अगला क्या दे रखा है? टेक्नोलॉजिकल शॉक। टेक्नोलॉजिकल शॉक का मतलब सडनली मार्केट में टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। ठीक है, तो जितने भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से जितने भी पुराने टेक्नोलॉजी वाले हैं, ठीक है, उनके प्रोडक्शन धीरे धीरे क्या होने लग जाएंगे? कम होंगे। प्रोडक्शन कम होंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और इनकम लेवल कम होने लग जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या दे रखा है? पॉपुलेशन ग्रोथ। अच्छा, पॉपुलेशन ग्रोथ का पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा या नेगेटिव? दोनों पढ़ सकते हैं। अगर कंट्री के अंदर पॉपुलेशन राइज कर रही है तो इससे इकोनॉमी, पहली बात तो बिजनेस साइकिल पर तो इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, कैसा इंपैक्ट पड़ेगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? डिप्रेशन आएगा या प्रॉस्पेरिटी? डिप्रेशन आएगा। प्रॉस्पेरिटी भी आ सकती है, दोनों ही आ सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि डिप्रेशन आएगा। आप दिमाग में आ रहा होगा सर प्रॉस्पेरिटी भी तो आ सकती है।
क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा कंजप्शन होगा, यही दिमाग में आया होगा। और कंजप्शन ज्यादा होगा तो, हाँ कंजप्शन ज्यादा होगा तो प्रोडक्शन ज्यादा, अरे कंजप्शन ज्यादा होगा तो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा। ये प्रोसेस चल रही होगी दिमाग में, गलत बात है। हाँ ह्यूमन कैपिटल भी होगी, ज्यादा प्रोडक्टिव रिसोर्सेज होंगे हमारे पास, ठीक है। गलत थॉट प्रोसेस है। किसी कंट्री के अंदर जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है उस कंट्री के अंदर डिप्रेशन आने के चांसेस उतने ही ज्यादा हैं, जैसे हमारी इकोनॉमी बेस्ट एग्जांपल है। और बढ़ाए जो डिप्रेशन लाए जो, अब आप सोचोगे कि सर डिप्रेशन का, हम तो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हमारा गोल तो इकोनॉमी को प्रॉस्पर बनाना है, ठीक है। हम पॉपुलेशन इंक्रीज करके कंजप्शन को बढ़ा रहे हैं और कंजप्शन बढ़ाते ही एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। गलत सोच रहे हैं, रोकें प्रोसेस को, ठीक है। क्योंकि सीधी सी बात है, कंट्री के अंदर पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, आपकी डिस्पोजेबल इनकम का उतना ही ग्रेटर पार्ट कंजप्शन पर खर्च होगा और सेविंग्स क्या होने लग जाएंगी, कम होने लग जाएंगी। आपने एक एस्पेक्ट सोचा, दूसरा एस्पेक्ट तो सोचा ही नहीं, ठीक है। सीधी सी बात है, कंट्री के अंदर पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होगी तो कंट्री का डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ेगा। डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है कि कंट्री के अंदर कमाने वाले तो एक होगा, खाने वाले 5-7 हो जाएंगे, ठीक है। तो एंटायर अमाउंट किसके ऊपर स्पेंड होगा, कंजप्शन पर। लोगों की डिस्पोजेबल इनकम का लार्ज सेगमेंट कंजप्शन पर स्पेंड होने लग जाएगा। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि किसी भी कंट्री की जो ग्रोथ है वो कंज्यूमर गुड्स डिसाइड करती हैं या कैपिटल गुड्स डिसाइड करती हैं, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स किससे आती हैं, सेविंग से या कंजप्शन से, सेविंग से, क्योंकि सेविंग को ही आप किस में कन्वर्ट करते हो, इन्वेस्टमेंट के अंदर, और इन्वेस्टमेंट से ही क्या परचेज होती हैं, कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो अगर कंट्री के अंदर कंटिन्यूसली पॉपुलेशन राइज होती रही तो सारा अमाउंट किसके ऊपर स्पेंड हो जाएगा, कंज्यूमर गुड्स पर। और कंज्यूमर गुड्स तो कंज्यूम करने के ही काम आती हैं, फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के काम में नहीं आएंगी, ठीक है। जैसे जैसे कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ेगी, कंट्री की मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम बढ़ती जाएगी और मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग क्या हो जाएगी, कम। सेविंग कम होगी तो सीधी सी बात है, कंट्री के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी कम चैनलाइज होंगे। इन्वेस्टमेंट्स कम चैनलाइज होंगे तो कंट्री के अंदर कैपिटल की ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्टैग्नेंट हो जाएगी, ठीक है। कैपिटल की ग्रोथ स्टैग्नेंट होगी तो सीधी सी बात है, कंट्री के अंदर जितने भी बिजनेस एंटरप्राइज हैं उनके प्रोडक्शन लेवल क्या होने लग जाएंगे, कम। प्रोडक्शन लेवल कम होंगे तो सीधी सी बात है, लोग ज्यादा अनएम्प्लॉयड होते जाएंगे। अब बढ़ा लो पॉपुलेशन, हाँ हाँ, इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। इंडियन मार्केट के अंदर कंज्यूमर गुड्स की डिमांड हैवी होने की वजह से, ठीक है, प्राइस लेवल तो बढ़ रहे हैं और प्रोडक्टिविटी क्या होती जा रही है, कम, क्योंकि सेविंग्स कम होती जा रही हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे स्टैगफ्लेशन नाम देते हैं कि इकोनॉमी के अंदर डिप्रेशन भी आ गया और प्राइस लेवल भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। इसको एक अलग टर्म दिया गया है, स्टैगफ्लेशन, ठीक है। तो अब देखें एक एक की कैरेक्टरिस्टिक देख लें। फंक्शन फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड का जो प्रिंसिपल है वो किसने दिया था, जॉन मेनार्ड किन्स ने, ठीक है। और इफेक्टिव डिमांड क्या होती है, यहां पर इफेक्टिव डिमांड जो है वो किसको डिनोट कर रही है, एग्रीगेट डिमांड को ही डिनोट कर रही है। और एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, टोटल डिमांड ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंट्री ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। देखो क्या लिखा है, इफेक्टिव डिमांड रेफर्स टू द विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू कंज्यूमर टू परचेज गुड्स एट डिफरेंट प्राइसेस। अच्छा, डिमांड की डेफिनेशन क्या होती है, अब इनका कल टेस्ट है और इनको डिमांड का नहीं पता, और फिर बोल रहे थे कि कंज्यूमर सरप्लस का टेस्ट है कल। क्या होती है डिमांड, क्वांटिटी डिमांड होती है डिमांड। देखो कितना असमंजस है, किसी के श्योर नहीं है कि डिमांड की डेफिनेशन क्या है। अरे डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर विलिंग टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। अरे यही तो बोला इसने भी, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, ये अब ये मेरे को भी बताएंगे कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम भूल गए आप सर, यही एग्जाम में आ गया तो ठीक है भाई। देखें यहां पर भी वही बात लिखी हुई है। इफेक्टिव डिमांड का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव डिमांड रेफर्स टू एबिलिटी और
विलिंगनेस टू परचेज बाय ए कंज्यूमर एट डिफरेंट प्राइसेस। ठीक है, आगे देखो, इफ एग्रीगेट डिमांड आउटस्ट्रिप एग्रीगेट सप्लाई, अगर किसी इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को आउटस्ट्रिप यानी एक्सीड कर जाती है। अब ये आपके मार्केट इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर से है। अगर इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है, क्या होगा भाई? इन्फ्लेशन आएगा। कैसे? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी तो सीधी सी बात है मार्केट में क्या रहेगा? शॉर्टेज। ठीक है, और शॉर्टेज रहेगा तो मार्केट में प्राइस लेवल से, और इससे क्या होगा? मार्केट में इन्फ्लेशन आएगा। देखो क्या लिखा है, इफ एग्रीगेट डिमांड आउटस्ट्रिप द एग्रीगेट सप्लाई इट कॉजेज इन्फ्लेशन। Aggregate demand is low, there will be the lesser output, income, employment, investors sell stock and buy safe haven investment that traditionally do not lose value such as bonds, gold and the USA dollars। इसका मतलब क्या है कि अगर एग्रीगेट डिमांड सप्लाई को एक्सीड कर गई तब तो इकोनॉमी के अंदर प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी। कैसे? क्योंकि डिमांड के लेवल हाई होंगे, डिमांड के लेवल हाई होंगे तो मार्केट में प्राइस लेवल बढ़ना स्टार्ट कर देंगे, और मोर प्राइस लेवल से इंसेंटिवाइज होकर प्रोड्यूसर्स ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, इससे तो इकोनॉमी में प्रॉस्पेरिटी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। बट अगर इकोनॉमी के अंदर डिमांड के लेवल लो हैं तो सीधी सी बात है कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा। ठीक है, प्रोडक्ट आउटपुट कम होने लग जाएगा, और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, स्पेशली ये वाली बात याद रखनी है कि जब इकोनॉमी के अंदर डिप्रेशन पीरियड आने लगता है या कॉन्ट्रैक्शन पीरियड स्टार्ट होता है तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो सेफ बॉन्ड के अंदर अपनी सिक्योरिटीज को डिपॉजिट करने लग जाते हैं। अब सेफ बॉन्ड क्या होते हैं? ठीक है, ऐसे बॉन्ड्स जिनकी वैल्यू, ठीक है, डिप्रेशन और प्रॉस्पेरिटी के साथ ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती है। ठीक है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया किसके अंदर? कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री के अंदर, और सामने डिप्रेशन आ गया तो सीधी सी बात है आपको क्या होंगे? लॉस होने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही डिप्रेशन आएगा सबसे पहले किसकी डिमांड कम होगी? कैपिटल गुड्स की और ड्यूरेबल गुड्स की। ठीक है, और उनकी डिमांड कम होगी तो सीधी सी बात है उन शेयर्स की वैल्यू भी कम होने लग जाएगी। मार्केट में स्टेबल क्या रहेगा? नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज होगी, तो उनके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आप स्टेबल रहोगे। ठीक है, इसके बाद में गोल्ड, गोल्ड के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो भी आप स्टेबल रह सकते हो, क्योंकि डिप्रेशन और प्रॉस्पेरिटी का इंपैक्ट ज्यादा गोल्ड पर नहीं पड़ता है, और एक किस पर नहीं पड़ेगा? यूएसए डॉलर पर। इसके बाद में एज कंपनीज ले ऑफ वर्कर्स कंज्यूमर लॉस देयर जॉब्स एंड स्टॉप बाइंग एनीथिंग बट नेसेसिटीज। ठीक है, यहां पर क्या लिखा हुआ है? भले ही चाहे इकोनॉमी में प्रॉस्पेरिटी हो चाहे डिप्रेशन, ठीक है, सभी केसेस के अंदर नेसेसिटी गुड्स की डिमांड जो रहेगी वो ऑलमोस्ट स्टेबल रहेगी। ठीक है, और दैट कॉजेज द डाउन स्पाइरल। इसके बाद में कौन सी रिकॉर्डिंग? देखो भाई क्या दिखा रहा है? तेरा नजर मेरे ऊपर है या यहाँ है? अचानक से ध्यान चला गया, अचानक से मेरे ऊपर ध्यान दे तू। द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज द नेट फॉरेन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, व्हाट इज द नेट फॉरेन डिमांड? नेट फॉरेन डिमांड कैसे निकालोगे? डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ठीक है, अच्छा इसको और क्या नाम देते हैं अपन? डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट। अच्छा, ट्रेड अकाउंट का नाम सुना है कभी? ट्रेड बैलेंस, ट्रेड डेफिसिट का नाम सुना है? कब होता है ट्रेड डेफिसिट? जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा हो। चलो, अच्छा बैलेंस ऑफ पेमेंट का नाम सुना है कभी? क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट? हाँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी बीओपी। ये शॉर्ट फॉर्म समझा रहे हैं मुझे। हाँ भाई वो बताएगा जवान, वो पीछे वो इच्छुक लग रहा है, काफी जिज्ञासु प्रकृति का आदमी है। हाँ भाई बताओ बताओ। हाँ तो कुछ तो बताओ, बीओपी बता दो। नहीं पता, बैठो। वो खड़े तो ऐसे हुए थे, वो मारियो में से निकलता है ना वो हॉल में से, और उसको ऊपर वापस क्लिक करते वापस अंदर चला जाता है, तो वैसे ही खड़ा हुआ और वैसे ही बैठ गया बिना कुछ बताए। अच्छा किसको पता है इधर गर्ल्स में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? अब फिर से वही खड़ा होता दिख रहा है मेरे को तो।
कोई बात नहीं, देखो जो ट्रेड बैलेंस होता है उसके अंदर केवल और केवल मैटेरियल थिंग्स के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को इंक्लूड करते हैं, और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है उसमें सभी तरीके के ट्रांजैक्शन, चाहे वो मैटेरियल थिंग्स के हो, चाहे इमैटेरियल थिंग्स के हो, या वन साइडेड ट्रांजैक्शन हो, जितने भी वन साइडेड और टू साइडेड ट्रांजैक्शन हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कमिट किए हैं, ठीक है, उनको जिस स्टेटमेंट के अंदर आप नोट करोगे उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ए पेमेंट, करंट अकाउंट नहीं। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के कितने अकाउंट होते हैं, दो अकाउंट होते हैं, करंट और कैपिटल। ऐसा तो कुछ नहीं है। देखो इसके बाद में इंक्रीज इन एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड कॉजेज, अब इसका इफेक्ट देख सकते हो आप, बार बार इसको रिपीट नहीं करूंगा। अगर इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो गई तो ठीक है, सीधी सी बात है, आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, इनकम इंक्रीज होगी। इसके बाद में आता है फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आर द प्राइम कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल। ये स्टेटमेंट याद रखना है, इन्वेस्टमेंट जो होता है वो बिजनेस साइकिल का सबसे प्राइम कॉज माना जाता है। अब आप बोलोगे सर अभी तो आप एग्रीगेट डिमांड को बता रहे थे, तो एग्रीगेट डिमांड को सबसे पहले इफेक्ट कौन करता है, इन्वेस्टमेंट। इसलिए इन्वेस्टमेंट को कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी भी बिजनेस साइकिल को फ्लक्चुएट करने के लिए प्राइम कॉज होता है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट क्वाइट ऑफन बिकॉज ऑफ चेंज इन प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कब चेंज होंगे, ठीक है, देखो दो कंडीशंस के अंदर इन्वेस्टमेंट चेंज हो जाते हैं। एक तो तब जब प्रॉफिट मार्जिन कम होने लग जाए, अगर प्रोड्यूसर्स के प्रॉफिट मार्जिन कम होंगे तो ऑटोमेटिकली वो इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे, कम करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, या फिर मार्केट में क्रेडिट्स की अवेलेबिलिटी कम हो जाए। ठीक है, अगर कॉमर्शियल बैंकों से लोन मिलना कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट क्या होंगे, कम होंगे। इसी तरीके से अगर प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होते हैं और क्रेडिट्स की अवेलेबिलिटी इंक्रीज होती है तो इन्वेस्टमेंट राइज होंगे, इन्वेस्टमेंट राइज होते ही एग्रीगेट डिमांड राइज हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा क्रेडिट अवेलेबिलिटी के बाद में इन्वेस्टमेंट्स को इफेक्ट करता है इंटरेस्ट रेट। अगर इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट रेट हाई चल रही है तो इन्वेस्टमेंट क्या होने लग जाएंगे, कम होंगे। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई होगी तो जो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो बोरो करना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बात यहां रिलेशन याद रखने आपको। इसके बाद में आता है वेरिएशन ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स। गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स कैसे, अगर गवर्नमेंट कंट्री के अंदर वेलफेयर के ऊपर पैसा ज्यादा खर्च करती है, जितने ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर के ऊपर गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगी उतना ज्यादा कंट्री के लिए बेटर है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो सीधी सी बात है वही साइकिल स्टार्ट हो जाएगी और प्रॉस्पेरिटी में कन्वर्ट। अगर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग्स को कम कर देती है तो इससे एग्रीगेट डिमांड के लेवल्स कम होंगे और डिमांड के लेवल्स भी, सॉरी, इकोनॉमी के अंदर वापस डिप्रेशन आ जाएगा। इसके बाद में मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर दो तरीके की, एक तो हार्ड पॉलिसी होती है और एक लूज पॉलिसी होती है। हार्ड पॉलिसी का मतलब है कि सभी चीजों को डिफिकल्ट करती जा रही है गवर्नमेंट, यानी कि टैक्स की रेट को बढ़ा रही है और सब्सिडी को कम कर रही है। समझ में आइए नहीं, अगर गवर्नमेंट टैक्स को बढ़ा देती है और सब्सिडी को कम करती है तो इसको बोलते हैं हार्ड गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, देखो यहां लिखा होगा एक्सपेंशनरी पॉलिसीज इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्स कट्स। अगर गवर्नमेंट इकोनॉमी को एक्सपांड करना चाहती है तो उसे सब्सिडीज को तो क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज, और टैक्स को कम करना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स को कम करने से क्या क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, टैक्स को कम करने से डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी लोगों की। ठीक है, अगर गुड्स के ऊपर टैक्स कम कर दोगे तो उनकी प्राइस कम हो जाएगी, प्राइस कम कर होते ही डिमांड के लेवल्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने से भी डिमांड क्या होगी, राइज होगी। तो अगर गवर्नमेंट ने पर्सनल टैक्स को कम कर दिया तो डिस्पोजेबल इनकम के थ्रू डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, और अगर गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स को कम कर दिया तो प्राइस के थ्रू डिमांड बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, और दूसरी बात सब्सिडी, अगर गवर्नमेंट डिमांड को बढ़ाना चाहती है तो प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी देगी जिससे उसकी प्राइस कम हो जाए। ठीक है, और अगर गवर्नमेंट डिमांड के लेवल्स को कम करना चाहती है तो सब्सिडी को बंद कर देगी या कम कर देगी। ठीक है, इसी तरीके से सॉफ्टिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट और क्या कर सकती है, टैक्स को कम कर सकती है, सब्सिडी को बढ़ा सकती है और इंटरेस्ट रेट को कम कर सकती है। ठीक है, बोरोइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट कम करने से क्रेडिट्स बढ़ेंगे, क्रेडिट्स बढ़ने से मनी की सप्लाई बढ़ेगी और इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से उल्टे मेजर्स दे रखे नीचे की तरफ, पढ़ लेना आप लोग। इसके बाद में आता है मनी सप्लाई।
देखो यहां पर इकोनॉमिस्ट है हावेट्री, इन्होंने बताया था कि ट्रेड साइकिल इज ए प्योरली मॉनेटरी फेनोमेनन। प्योरली मॉनेटरी फेनोमेनन का मतलब कि इसका रिलेशन मनी की सप्लाई से है। इकोनॉमी में लोगों के पास जितनी ज्यादा मनी सप्लाई होगी, एग्रीगेट डिमांड के लेवल उतने ज्यादा होंगे। अब मनी की सप्लाई ज्यादा कब होगी? जब इनकम ज्यादा होगी। अच्छा, इकोनॉमी के अंदर मनी का सप्लाई करने का काम किसका होता है? आरबीआई का। मैं कहता हूं कॉमर्शियल बैंकों का भी होता है। होता है क्या? कैसे? प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है। अच्छा, क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला पता है? 1 आइलर लीगल रेशियो, LR। ठीक है, सही बात है। देखो 1/RR बोलते हैं इसको, 1 रिजर्व रेशियोज। ठीक है, जितना ज्यादा क्रेडिट मल्टीप्लायर होगा, इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस जितनी लंबी होगी, लोगों के पास मनी की सप्लाई उतनी ज्यादा होगी। और मनी की सप्लाई ज्यादा होगी तो लोगों के पास स्पेंडिंग्स करने के लिए पैसे ज्यादा होंगे। ठीक है, और एग्रीगेट डिमांड के लेवल हाई होंगे। तो इन थ्योरीज को पढ़ने की इतना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब जरूरी नहीं है। इसके बाद में आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर कैसे इफेक्ट करते हैं कि अगर ट्रेडर्स की साइकोलॉजी है कि फ्यूचर के अंदर डिमांड बढ़ने वाली है, ठीक है, तो सीधी सी बात है वो प्रोडक्शन को प्रेजेंट में बढ़ा देंगे, जिससे जैसे मान लो कि ट्रेडर्स को पता चला कि आगे दिवाली आने वाली है, तो ऑब्वियसली मार्केट में एग्रीगेट डिमांड के लेवल्स क्या होंगे? राइज होंगे। तो रिसेंट टाइम पर ही वो अपने प्रोडक्शन को क्या करेंगे? इंक्रीज कर देंगे। प्रेजेंट में प्रोडक्शन इंक्रीज करने से प्रेजेंट में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा और इनकम लेवल से हाई होने लग जाएंगे, और ऑटोमेटिकली फ्यूचर के अंदर क्या आ जाएगी? प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, बट ट्रेडर्स की साइकोलॉजी है कि आगे की तरफ कुछ नहीं है, मतलब आगे कोई भी फेस्टिवल नहीं है, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड के लेवल्स राइज होने के कोई चांस नहीं है, तो सीधी सी बात है वो अपने प्रोडक्शन को प्रेजेंट में क्या करने लग जाएंगे? कम करेंगे। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है। इसके बाद में एक्सटर्नल कॉजेज याद रखेंगे। एक्सटर्नल कॉजेज में वॉर आता है। वॉर क्या करता है? डाउन टर्न्स इन बिजनेस साइकिल। जब भी किसी इकोनॉमी में वॉर होगा या किसी अदर इकोनॉमीज के अंदर वॉर होगा तो हमेशा क्या आएंगे? डाउन टर्न्स, मतलब इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होगी और डिप्रेशन पीरियड के अंदर चली जाएगी। इसके बाद में मैंने क्या बताया? पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन। वार होने के बाद में, मतलब किसी भी वॉर के बाद में जब रिकंस्ट्रक्शन की प्रोसेस स्टार्ट होगी तो इकोनॉमी में क्या आएगा? बिगेंस टू पिकअप, मतलब इकोनॉमी वापस रिकवरी करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, इसके बाद में टेक्नोलॉजिकल शॉक्स। टेक्नोलॉजिकल शॉक्स में क्या लिखा हुआ है? ग्रोइंग टेक्नोलॉजी इनेबल्स टू प्रोडक्शन न्यू एंड बेटर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सीधी सी बात है, इकोनॉमी के अंदर जितने ज्यादा नई टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाएगा उतने ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो लोगों के इनकम लेवल्स बढ़ेंगे, इनकम लेवल बढ़ेंगे तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी। तो याद रखना, टेक्नोलॉजिकल शॉक्स में अगर टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस कर रही है तो प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, और अगर टेक्नोलॉजी स्टेगनेंट है तो डिप्रेशन। इसके बाद में आता है नेचुरल फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर में क्या क्या दे रखे हैं? मेनली एग्रेरियन इन द ईयर्स व्हेन देयर आर ड्रॉट्स और एक्सेसिव फ्लड्स, एग्रीकल्चर आउटपुट इज बैडली इफेक्टेड। नेचुरल फैक्टर से सबसे ज्यादा कौन इफेक्ट होता है? एग्रेरियन इकोनॉमीज। अगर कोई इकोनॉमी एग्रेरियन नेचर की है, एग्रेरियन का मतलब जो एग्रीकल्चर डोमिनेंट इकोनॉमी है, तो सीधी सी बात है नेचुरल फैक्टर्स का, अगर किसी भी तरीके की नेचुरल कैलेमिटी आती है तो उसका सबसे पहले इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? एग्रीकल्चर के ऊपर। ठीक है, जैसे ड्रॉट आ गया या फिर इसके अलावा कोई जैसे मान लो मानसून नहीं आया, ठीक है, कहीं पर फ्लड आ गया, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया, इस वजह से हो सकता है कि एग्रीकल्चर बैडली या नेगेटिवली इफेक्ट हो जाए। और एग्रीकल्चर अगर बैडली इफेक्ट होगा तो उसका इंपैक्ट अदर सेक्टर्स पे भी देखने को मिलेगा और इकोनॉमी के अंदर डिप्रेशन आ सकता है। इसके बाद में क्या दे रखा है? पॉपुलेशन है ग्रोथ। इफ द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज हायर देन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर कंट्री की पॉपुलेशन की ग्रोथ, ठीक है, कंट्री की ग्रोथ रेट से ज्यादा है, कंट्री की ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द ग्रोथ रेट? ए कंटिन्यूअस राइज और इंक्रीज इन ए जीडीपी इज नोन एज ए ग्रोथ रेट। ठीक है, कंटिन्यूसली जीडीपी अगर बढ़ती रहे तो उसको अपन ग्रोथ रेट बोलते हैं, और कंटिन्यूसली घटती रहे तो नेगेटिव ग्रोथ रेट। ठीक है, अगर कंट्री की जो ग्रोथ रेट है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, उससे ज्यादा पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट हो तो इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट लेस ग्रोथ आ जाती है। नाम सुना है एम्प्लॉयमेंट लेस ग्रोथ या जॉब लेस ग्रोथ? ठीक है, जॉब लेस ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि सीधी सी बात है, जीडीपी तो धीरे धीरे बढ़ रहा है और कंट्री की पॉपुलेशन है तेजी से बढ़ गई। ठीक है,
तो ज्यादा पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देने के लिए हमारे पास प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है। ऐसी कंडीशन के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और इनकम लेवल्स क्या होने लग जाएंगे, पर कैपिटा इनकम कम होने लग जाएगी, और इकोनॉमी के अंदर क्या आ जाएगा, डिप्रेशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आ गई क्या? इसके बाद में बायलैटरल ट्रेड, यहां पर इस स्टेटमेंट को याद रखना है, कोई ज्यादा खास बात नहीं है। बायलैटरल ट्रेड क्या होता है, जब दो इकोनॉमीज एक दूसरे के साथ म्यूचुअली ट्रेड करती हैं, कोई एक्स प्रोडक्ट हम दूसरी कंट्री को बेचते हैं और दूसरी कंट्री कोई वाई प्रोडक्ट अपने को सेल करती है, तो इसको बोलते हैं बायलैटरल ट्रेड, ठीक है। और एक होता है सिंगल ट्रेड या ओनली ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है, सॉरी इंटरनेशनल ट्रेड, इसका मतलब व्हेन ए कंट्री सेल्स एंड परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और बायलैटरल ट्रेड की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है कि एक कंट्री की बिजनेस साइकिल का इंपैक्ट दूसरी कंट्रीज के ऊपर देखने को मिले, ठीक है। अगर आपने सिंगल साइड ट्रेड किया है तो इस कंडीशन के अंदर एक कंट्री का इंपैक्ट दूसरी कंट्री पर नहीं पड़ेगा। अब आता है रिलीवेंस ऑफ बिजनेस साइकिल एंड बिजनेस डिसीजन मेकिंग। बिजनेस डिसीजन मेकिंग के अंदर बिजनेस साइकिल का क्या इंपैक्ट है, ठीक है। तो देखें, सीधी सीधी सी बात है, इसमें ज्यादा चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्टेटमेंट्स है, ठीक है। रिलीवेंस क्या होगा, सीधी सी बात है कि अगर इकोनॉमी के अंदर प्रॉस्पेरिटी चल रही है तो कोई भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर ज्यादा प्रोडक्शन करने का डिसीजन लेगा, ठीक है। अगर कोई न्यू मार्केट के अंदर बिजनेस स्टार्टअप करना चाहता है तो वो स्टार्टअप करने का डिसीजन ले लेगा। बैंकों से इजीली लोन अवेलेबल होने लग जाएंगे। तो ये बिजनेस साइकिल के इंपैक्ट्स हैं। तो रिलीवेंस आप खुद पढ़ लें, इसमें कोई क्वेश्चन तो अराइज होते नहीं है, और ये आपका बिजनेस साइकिल का चैप्टर कंप्लीट। और कोई इंपॉर्टेंट बात है तो मैं बता देता हूं। यस, आस्क।